देखो अभी इस पे ना, इसको क्या करो आप, रिजॉल्व कर दो। रिजॉल्व इस तरह से कर दो यहाँ पर, ये और ये दोनों एक पैरेलल लाइन हो गई, तो यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का बनेगा, थीटा डिग्री का बनेगा। ठीक है, समझ गए? दोनों पैरेलल लाइन है तो वो एंगल कितने का हो जाएगा, थीटा डिग्री का हो जाएगा। और फिर अब आप इस टी को रिजॉल्व कर दो, एक लाइन आप ऐसी और सीधी खींच दो यहाँ पे। अब क्या करो, आप इस टी को रिजॉल्व करो, तो टी के जो दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट ये हो जाएगा दैट इज टी कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट ये हो जाएगा दैट इज टी साइन थीटा। ठीक है ना, एक कंपोनेंट हो गया टी कॉस थीटा और एक कंपोनेंट कौन सा बन गया, टी साइन थीटा। दिख रहा है ना बोर्ड में? हेलो, दिख रहा है? हाँ, एक कंपोनेंट हो गया टी कॉस थीटा और एक कंपोनेंट क्या बन गया, टी साइन थीटा। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, टी साइन थीटा इज इक्वल टू 15, ये और ये, और टी कॉस थीटा इज इक्वल टू 20, मतलब ये। तो इसको दे देना इक्वेशन 1 और इसको 2। नाउ 1 इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, तो टी साइन थीटा डिवाइडेड बाय टी कॉस थीटा इक्वल्स टू 15/20, दैट इज 3/4, टी से टी कैंसिल, तो tan थीटा की वैल्यू 3/4, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 37 डिग्री। ठीक है, अब आपका क्या बचा निकालने का, टी बचा। तो सिंस टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू 15 है, तो टी इंटू साइन थीटा मतलब साइन 37 डिग्री इक्वल्स टू 15, तो t इंटू साइन 37 होता है 3/5 इक्वल्स टू 15। तो सॉल्व करने पे t इक्वल्स टू 15 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 3, 3 5 जा 15, सो दिस इज 25। वेरी गुड, दोनों का आंसर सही था एकदम। ठीक है, ये इस तरह से सॉल्व कर सकते थे आप। सर हाँ, टी साइन थीटा 15 और 20 कैसे आया वो बताओ ना। देख ये, क्योंकि यहाँ पर ये स्टेबल है, सिचुएशन ऐसी है यहाँ पे, तो ये टी कॉस थीटा को आप किससे इक्वेट कर दो, ये वाले ये वाली वैल्यू से, और ये वाले वेक्टर को आप इस वेक्टर से इक्वेट कर दो। ठीक है, हेलो, ठीक ठीक है है ना? सर। हाँ, ओके। अब इस पेज का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हाँ, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लिए? ले लिए क्या बेटा? इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए? हेलो, स्क्रीनशॉट हो गया? हाँ सर। यस सर। नेक्स्ट है पेज नंबर 3, ओ सॉरी 2। पेज नंबर 2 पे एक नोट पे आप लोग ऐसा ध्यान रखो, आप सीधे भी कर सकते थे, इसमें साइन रूल भी लगता है। अगर मान लो ये कोई पॉइंट है और इधर पे कोई वेक्टर लिए हमने, सपोज दिस इज पी वेक्टर, ये क्यू वेक्टर है और ये आर वेक्टर है। ठीक है, तो पी के साथ में अपोजिट एंगल अल्फा, क्यू के अपोजिट बीटा, आर के अपोजिट सपोज गामा है। एंड इफ इन तीनों वेक्टर का सम p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल्स टू 0 है, इन तीनों वेक्टर का सम p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल्स टू अगर 0 है, तो क्या आएगा यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ p डिवाइडेड बाय साइन अल्फा
इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू डिवाइडेड बाय साइन बीटा इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ आर डिवाइडेड बाय साइन गामा। दिस इज एक्चुअली साइन रूल, बट ये यहाँ पे तभी फॉलो होगा जब इन तीन वेक्टर का सम कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो आप इस तरह से इसमें साइन रूल अप्लाई कर सकते हो ऐसी सिचुएशन पे। क्लियर हो गया अभी कि नहीं? समझ गए? ये समझ गए? और दूसरा जो नोट है वो ये है कि इफ वेक्टर p या फिर दो वेक्टर हैं आपके पास और दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं, वेक्टर a इज पैरेलल टू वेक्टर b, देन क्या आएगी कंडीशन, वेक्टर a इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर b, वेयर लैम्डा इज पॉजिटिव नंबर, कोई भी पॉजिटिव नंबर होगा। तो a और b के बीच में ये रिलेशनशिप बनेगी, पॉजिटिव नंबर, हाँ पॉजिटिव नंबर। तो अगर दोनों, हाँ अगर पॉजिटिव नंबर है तो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री रहेगा, और अगर मान लो नेगेटिव नंबर आ जाए तो थीटा का मतलब क्या होगा, दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 180 डिग्री का एंगल है। तो अगर मान लो ये दो वेक्टर एक दूसरे के आपको पैरेलल दिख रहे हैं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। ठीक है, a इक्वल्स टू लैम्डा बी। अभी और एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं इसको, पैरेलल वाले को। तो आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। हाँ हो गया क्या? यस सर। देन पेज नंबर 3 पे देखो, अभी पेज नंबर 3 पे आएगा, ये पैरेलल वाला हम समझा रहे थे। सपोज वेक्टर a इक्वल्स टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप है। लैम्डा एक कांस्टेंट नंबर है, इसकी वैल्यू 2 है। देन वेक्टर b इक्वल्स टू लैम्डा इनटू वेक्टर a, तो लैम्डा मतलब 2, और फिर ये 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप, आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, ये 4i कैप माइनस 6j कैप प्लस 5 सॉरी 10k कैप, दिस इज इक्वल्स टू 10k कैप। मतलब अगर आप किसी कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हो और वो भी पॉजिटिव नंबर का, तो यहाँ पे b वेक्टर पैरेलल है a वेक्टर के। ठीक है, b वेक्टर a के पैरेलल है। क्लियर हो गया? b और a पैरेलल है, आपने मल्टीप्लाई किया तो कंडीशन क्या है यहाँ पर कि जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। मतलब अगर आप लैम्डा का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बस लैम्डा का मल्टीप्लिकेशन वहां पे आपको दिखेगा। अब एक क्वेश्चन में बना दूं, इफ वेक्टर a इक्वल्स टू 2i प्लस 4j एंड वेक्टर b इज इक्वल्स टू i प्लस 2j, then angle between वेक्टर a एंड वेक्टर b इज, अब चार ऑप्शन दे दिए आपको, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, बी ऑप्शन थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, सी ऑप्शन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, और डी ऑप्शन थीटा इक्वल्स टू नन ऑफ दिस। मैं एक ऑप्शन डाल दे रहा हूँ यहाँ पे, नन ऑफ दिस। तो क्या आप ये देखकर बता सकते हो सीधा सीधा कि दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितने का होगा? अगर कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वेक्टर का डायरेक्शन नहीं बदलता। अगर पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई करते हो, पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई करते हो तो वेक्टर का डायरेक्शन नहीं बदलेगा, उसका मैग्नीट्यूड उतने टाइम बदल जाएगा। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड उतने टाइम बदल जाएगा, बट वेक्टर का डायरेक्शन उससे चेंज नहीं होता है। ठीक है, समझ गए? तो अब आप ये वाले ऑप्शन को बताओ जरा क्या होना चाहिए।
ए 0 degree. Theta is equal to 0 degree. कितना डिग्री बेटा? 0 degree. 0. इट इज 0 डिग्री, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल यहाँ पे दिख रहा है आपको, है ना। तो मैं यहाँ पे अगर इसका सॉल्यूशन बता दूं इस क्वेश्चन का, देखो वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स वेक्टर बी है, सिंस लैम्डा इज इक्वल्स टू 2, सो देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री हो गया। समझ गए? तो आप डायरेक्ट उनकी जो वैल्यूज हैं उनको देखकर भी बता सकते हो। अब हम इसको डायग्रामेटिकली भी देख रहे हैं, डायग्राम बना के देख लेते हैं कि कैसे होगा ये, है ना। 2 डायग्राम में बनाता हूँ और 2 डायमेंशन वाले वेक्टर में लेता हूँ, उससे सीधे सीधे बताता हूँ। तो आप लोग अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। सर हाँ, ये जो हमने एग्जांपल किया है ना, तो उसमें हमने ऐसा क्यों किया कि बी वेक्टर इक्वल्स टू लैम्बडा ए वेक्टर, मतलब हम तो लैम्बडा जो है उस तरफ भी कर सकते हैं ना, क्योंकि हमको गिवन तो है नहीं, दोनों पैरेलली कर सकते आप बी वेक्टर इक्वल्स टू लिख सकते थे यहाँ पे, दैट इज 1/2 ऑफ वेक्टर ए, ऐसा भी लिख सकते थे। तो यहाँ पे लैम्डा फिर 1/2 होता, अगेन इट इज अ पॉजिटिव नंबर, आप ऐसा भी कर सकते थे बेटा। ठीक है, क्लियर हो गया अभी कि नहीं? हाँ सर। दोनों कैसा भी कर सकते हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। और आपने वो नीचे क्या लिखा है? ये b इक्वल्स टू 1/2 a, मतलब लैम्डा की वैल्यू 1/2। आप a इक्वल्स टू 2 भी लिख दो या b इक्वल्स टू 1/2 a लिख दो, क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, समझ गए अभी कि नहीं? हाँ बोलो। सर थीटा इक्वल्स टू 180 नेगेटिव नंबर रहेगा ना, तो उसका एग्जांपल बताओ ना। हाँ अभी रुक जाओ, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो पहले जल्दी से। ले लिए? ले लिए क्या? स्क्रीनशॉट ले लिए? हाँ सर। देन पेज नंबर 3 नहीं 4 आ गया। देखो इसमें पेज नंबर 4 पे एक क्वेश्चन और मैं ले रहा हूं यहाँ पे। इफ वेक्टर ए इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2j कैप, वेक्टर बी इक्वल्स टू 2i प्लस 4j कैप, और वेक्टर सी -2i एंड -4j कैप। ठीक है, अभी देखो जो वेक्टर बी है दिस इज 2 टाइम्स वेक्टर ए एंड वेक्टर सी इज -2 टाइम्स वेक्टर ए। ठीक है ना। तो c इक्वल्स टू -2 है, तो वैसे भी पता चल गया कि a और c में डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड डबल है। अगर हम बात कर ले यहाँ पे मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड ऑफ b इज 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ a एज वेल एज मैग्नीट्यूड ऑफ c इज c, और फिर से मॉड के अंदर सॉरी -2 और पूरे का मॉड आप लोगे तो अगेन इट इज 2 टाइम्स a। बट मैग्नीट्यूड लेते तो फिर माइनस साइन नहीं लेते, ध्यान रखना। मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो उसके साथ में आप माइनस साइन नहीं लेते हो। ठीक है, अब इसका डायग्राम हम बनाते हैं, यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करते हैं दोनों का। इधर y एक्सिस हो गया और इधर पे x एक्सिस है। मान लो ये 1 2 1 2 3 एंड देन 4, 1 2 3 एंड देन 4। ठीक है, 1 एंड देन 2। अभी x इक्वल्स टू 1i प्लस 2j, तो 1i प्लस 2j मतलब जो a वेक्टर है आपका वो ये वाला रहेगा, दिस इज वेक्टर a। समझ गए? और फिर वेक्टर b 2i प्लस 4j मतलब ये ऐसा बनेगा यहाँ पे। तो ये उसी लाइन पे आएगा, ये वेक्टर b है जो रेड कलर से मैंने बनाया, और ये ब्लू कलर वाला कौन सा वेक्टर हो गया? a हो गया। तो देखो अभी वहां पे मैग्नीट्यूड बस डबल होगा, बट डायरेक्शन तो वही है। दूसरा, अगर आपको -2i एंड -4j ड्रॉ करना, तो -2i मतलब ये रहेगा और -4 मतलब इधर आएगा।
सो दिस इज वेक्टर सी। अब इनके बीच में एंगल देखो कितने डिग्री का दिख रहा है आपको, 180 डिग्री का दिख रहा है। समझ गए या नहीं? हेलो, तो मैंने डायग्राम से भी बता दिया और इस तरह से भी बता दिया, देख लो भाई। अभी क्लियर हो गया बेटा? तो ए और बी के बीच में कितने डिग्री का एंगल है? 0 डिग्री का। ए और सी के बीच में कितने का? 180 का। आल्सो बी और सी के बीच में भी कितने का एंगल है? 180 डिग्री का एंगल है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया कि नहीं? सर मतलब कोई भी वेक्टर किसी का मल्टीपल होना चाहिए क्या? मल्टीपल मतलब भी हो सकता ना, अगर जे नेगेटिव रहा तो। नहीं, अगर मान ले तू इसमें सिर्फ एक को नेगेटिव कर दे, आई और -2j करता, तो फिर ये इधर कहीं पे बनता फिर। ठीक है, समझ गया? सर जैसे अभी ये 2 टाइम्स है तो फिर ऐसा ही चाहिए या फिर ऐसे भी बनता? आपको सिर्फ जरूरी नहीं कि 2 टाइम्स हो, 3 टाइम्स हो, 4 टाइम्स हो, कुछ भी हो, है ना? या फिर 1.5 टाइम्स हो, वो भी चलेगा। मान लो मैं एक और डी वेक्टर लिख दूं, वेक्टर डी इज सपोज 1.5i एंड इसमें प्लस 3j, ये भी चलेगा। तो ये भी तो पैरेलल आया ना यहाँ पे। इसमें आपने 1.5 को बाहर निकाल दिया और फिर वेक्टर ए लिख दिया आपने, ये भी चलेगा, ऐसा भी। समझ गए कि नहीं? तो यहाँ पर डी वेक्टर क्या हो गया? डी वेक्टर इज पैरेलल टू ए, मतलब एंगल कितने डिग्री का है? 0 डिग्री का है। क्लियर हो गया अभी कि नहीं? क्लियर हो गया इतना? सर मतलब कोई भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होना चाहिए? हाँ, कोई भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो वो पैरेलल पहचानने का एक तरीका हो गया। और पॉजिटिव कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 0 डिग्री का एंगल रहेगा। नेगेटिव कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? वहां पे 180 डिग्री का हो जाएगा। समझ गए? समझ गए कि नहीं? हाँ सर। अगर मतलब जैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो इरेशनल नंबर से भी पॉसिबल हो सकता है ना? हाँ बिल्कुल, नंबर बोला मैंने ये नहीं बोला ना कि रैशनल, इरेशनल, रियल, इमेजिनरी का। मतलब सर कॉम्बिनेशन हो सकता है। हाँ, इमेजिनरी नंबर को छोड़ के बस कोई भी पॉजिटिव नंबर रहेगा तो एंगल 0 डिग्री का, कोई भी नेगेटिव नंबर रहेगा तो 180 डिग्री का। ठीक है, नंबर बोला हूं मैंने वहां पे, मैंने वहां पे रैशनल इरेशनल कुछ नहीं बोला। क्लियर हो गया अभी? हाँ सर। हाँ ओके। अब देखो इस पे। हाँ, देन पेज नंबर 5, इस पे एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। जैसे आपने ये पढ़ा ना, इक्वेशन v इक्वल्स टू u प्लस at पढ़ा है, तो ये वेक्टर फॉर्म पे भी होगा। v इक्वल्स टू वेक्टर u प्लस वेक्टर a। टाइम इज अ स्केलर बट वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन आर वेक्टर। इफ इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर सपोज 2i प्लस 3j है और एक्सीलरेशन वेक्टर मान लो i कैप प्लस 2j कैप है, देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड। 2 सेकंड बाद इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा वेलोसिटी का, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करोगे? ये तो वही है, देखो वेक्टर फॉर्म पे भी ये इक्वेशन लिखी जाती है, इसलिए मैं बता रहा था यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन बता रहा था। ये एक्चुअल में a और t का जब आप प्रोडक्ट करोगे, अगर t तो वैसे भी पॉजिटिव आएगा, तो जो v वेक्टर है ये किसके बराबर आएगा फिर? u प्लस आपका at, और u कितना आपके पास में 2i प्लस 3j, और प्लस a वेक्टर किसके बराबर है? i प्लस 2j, और इसमें आप 2 का मल्टीप्लाई कर देना, तो 2i प्लस 3j प्लस 2i प्लस 4j। अब सॉल्व कर दो, i को अलग ऐड कर दो, सो 4i प्लस 7j। ये वेलोसिटी वेक्टर आ गया, फाइनल वेलोसिटी। और इसका मैग्नीट्यूड अगर आप ले रहे हो तो दिस इज 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर एंड दिस कम्स आउट टू बी 16 प्लस 49 रूट 65। ठीक है, समझ गए या नहीं? देख लो, ये कैलकुलेशन में काम पड़ने वाले हैं हमको।
क्लियर हो गया अभी या डाउट है कोई? क्लियर हो गया, डाउट है? हेलो, क्लियर हो गया, डाउट है? क्लियर है सर। हाँ, जल्दी से अब इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। U और AT के बारे में बताओ, ये कैसे वेक्टर है U और AT? U और AT 0 डिग्री का एंगल है। हाँ, तभी ऐसा हुआ है ना। हेलो, तभी ऐसा हुआ है ना, वेक्टर फॉर्म है ना ये। 0 डिग्री का एंगल है क्या U और AT के बीच में? U और AT के बीच में 0 डिग्री का एंगल है क्या? नहीं है नहीं सर, नहीं है, नहीं है। तो देखो, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन में ये होता था कि जो एक्सीलरेशन वेक्टर होता था आपका, वो या तो 0 डिग्री के एंगल में रहता था या 180 डिग्री के एंगल में रहता था। लेकिन जब हम मोशन इन 2 डायमेंशन अब पढ़ने वाले हैं, 3 डायमेंशन पढ़ने वाले हैं, तो एक्सीलरेशन जरूरी नहीं है कि किसके U के पैरेलल हो या फिर एंटी पैरेलल हो। अगर मान लो 0 डिग्री का या 180 डिग्री का ही एंगल रहेगा तो हमको 2 डायमेंशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा भी हो सकता है ना कि वेलोसिटी इधर है और एक्सीलरेशन इधर लग रहा है। समझ गए कि नहीं? अरे समझ गए? समझ गए या नहीं? हाँ सर। हाँ, तो यहाँ पे अब एंगल नहीं, 0 एक और बार 1, समझा। क्या बेटा? नहीं समझा सर, एक बार बता। ठीक है, देख, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन में वेलोसिटी इनिशियल U और A के बीच में जब हम एंगल की बात करते थे, या तो वो 0 डिग्री होता था मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, या 180 डिग्री का एंगल होता था। लेकिन अब जब हम मोशन इन अ प्लेन की बात करने वाले हैं, मोशन इन 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन, तो यहां पर U और A के बीच में एंगल जरूरी नहीं है कि कितने का हो, 0 डिग्री का हो। समझ गए? जरूरी नहीं 0 डिग्री का हो, कुछ और एंगल भी हो सकते हैं। इसलिए हमको क्या पढ़ने की जरूरत पड़ी यहाँ पर? वेक्टर पढ़ने की जरूरत पड़ रही है। अभी समझ गए कि नहीं? क्योंकि हाँ सर, ये ठीक। वेक्टर क्वांटिटी और इनका रिजल्टेंट अब वेक्टर के हिसाब से होगा। ठीक है, तो आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। और अब मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बता रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? हेलो, ले लिए क्या? यस सर। देन पेज नंबर 6, नेक्स्ट हेडिंग डालो अभी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे करते हैं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को, सपोज आपके पास में 2 पोजीशन वेक्टर, यहाँ पे कोई पोजीशन है P जिसके कोऑर्डिनेट है XP YP, और कोई पार्टिकल यहाँ से ये वाले पाथ से चलते हुए यहाँ पे आया Q पोजीशन पे, XQ और YQ, या फिर आप इसको X1 Y1 ले सकते हो, इसको X2 Y2 ले सकते हो। सो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? P से Q तक का डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा? ये एक सीधी लाइन आएगी, हाँ या ना? ये डिस्प्लेसमेंट बन गया इसका। लेकिन अगर हम देखें तो बेटा ये इसका पोजीशन वेक्टर है, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ P एंड दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ Q। मतलब P का जो पोजीशन वेक्टर है वो कैसे बनेगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ P, इसको मैं RP डिनोट कर दूं, सो दैट इज इक्वल्स टू XP I कैप प्लस YP J कैप, एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ Q किसके बराबर बनेगा? RQ से डिनोट कर दूं, दैट इज RQ I कैप प्लस
आर क्यूब जे कैप। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहां से कहां तक रहेगा, P से Q तक रहेगा आपका। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज फ्रॉम P टू Q, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर P से Q तक आएगा ना, समझ गए या नहीं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर P से Q तक है, तो इन दोनों पोजीशन वेक्टर में और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में क्या रिलेशनशिप आपको दिख रही है। तो अगर हम यहाँ पे ट्राइंगल रूल देखें, बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अगर हम देखें बेटा इस पे, तो यहां से OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर इज इक्वल टू OQ वेक्टर दिख रहा है, आया ना। ट्राइंगल रूल पे देखो, OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर इज इक्वल टू OQ वेक्टर। तो PQ वेक्टर किसके बराबर आएगा, OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर। And what is this? This is position vector of Q minus position vector of P. तो जब भी आपको जैसे PQ वेक्टर दिख रहा है, तो आपको बाद वाला जो पॉइंट है पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस क्या करना होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ P करना होगा, ठीक है। दैट इज RQ वेक्टर माइनस RP वेक्टर, दिस इज इक्वल्स टू PQ वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आप जिसको बोल रहे हो। And suppose this displacement vector is denoted by R, so vector R is RQ vector minus RP vector। ये लिखने के अलग अलग तरीके हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या PQ वेक्टर लिखना है तो आपको ऐसा लिखना है। जैसे मान लो आपको AB वेक्टर लिखना है, तो AB वेक्टर का मतलब क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, ऐसा होगा। ये समझ गए, अरे समझ गए या नहीं। तो जब भी आपको जैसे AB वेक्टर लिखना है या PQ वेक्टर लिखना है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P आपको इस तरह से लिखना है या इस तरह से बनाना है। क्लियर हो गया अभी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हेलो, यस सर। ओके, अब आप लोग इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लें। देखो इस पे, हाँ, एक A से B तक कोई पार्टिकल जा रहा है, तो आप इसको लिखोगे क्या, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो B का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, और A का पोजीशन वेक्टर 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। सॉल्व कर दो, 6 में से 2 गया, कितना बचेगा, 4i कैप, 2j और माइनस माइनस प्लस, सो दिस इज 3j कैप माइनस, और ये माइनस, सो दिस इज माइनस 4k कैप। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर AB वेक्टर विल बी गिवन बाय दिस। देख लो अभी, समझ गए या नहीं। हेलो, समझ गए या नहीं, समझ गए। यस सर। यस सर। ओके, अभी इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लो। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हो गया लेकर। हाँ सर। आपको कैलकुलेशन इस तरह से करने हैं। अब एक और क्वेश्चन है कि अगर मान लो पेज नंबर 8, इफ वेक्टर A इक्वल्स टू 2i प्लस 3j प्लस लैम्डा k is a unit vector, then find lambda। अगर ये पूरा वेक्टर आपका यूनिट वेक्टर है तो लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी, कैसे निकालोगे। अगर मान लो ये पूरा यूनिट वेक्टर आपको दिख रहा है तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। समझ गए। तो सॉल्यूशन कैसे आएगा, सिंस वेक्टर A का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। क्यों 1 होगा, सिंस वेक्टर A इज यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर है, और अगर यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, मतलब आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। सो दैट इज अंडर रूट 2 स्क्वायर
प्लस 3 स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो ये बचेगा यहाँ पे 4 प्लस 9 प्लस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू आपका कितना आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। एक मिनट, ये डेटा मुझे थोड़े ठीक लेने पड़ेंगे, ठीक है, समझ गए कि नहीं? डेटा थोड़े ठीक लेने पड़ेंगे। इसको क्या कर दो आप 0.2 ले लो और इसको आप 0.3 लेना, ठीक है। तो ये 0.2 0.3 तो 0.04 प्लस 0.09 बनेगा। ये समझ गए क्यों लेना पड़ा डेटा ऐसे? हेलो, डेटा समझ गए? 0.04 प्लस 0.09 प्लस लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 1, नहीं तो इमेजिनरी वैल्यू आ जाती। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो 0.13 प्लस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 0.13, तो ये कितना बचेगा 0. यहाँ पे 7 और ये 8, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी अंडर रूट 0.87। हाँ, लेकिन इसमें प्लस माइनस आप ले सकते हो, दोनों वैल्यू के लिए वैलिड है, तब यूनिट वेक्टर आएगी। तो रूट के अंदर 0.87 अगर रहेगा लैम्डा की वैल्यू तो फिर ये कैसा रहेगा, यूनिट वेक्टर रहेगा। मतलब वो यूनिट वेक्टर था और वहां से हमने लैम्डा की वैल्यू को फाइंड आउट किया है, ठीक है, समझ गए? हेलो, हाँ, तो अभी आप लोग इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो।